एक बार एक गांव चिंतलपुरी में भूपति वर्मा नाम का करोड़पति रहता था। ऐसी चर्चा थी कि भूपति वर्मा की इमारत एक बड़े महल की तरह दिखती है। उसके पास हजारों एकड़ की जमीन और खेत है। जब वो परिवार एक साथ खुश था, एक दिन एक बहुत बुरा हादसा हो गया। जब भूपति वर्मा के परिवार के सदस्य रात में सो रहे थे, कुछ अनजान डकैतों ने आकर उसके परिवार के सदस्यों को मार डाला। भूपति वर्मा के पूरे परिवार के कत्ल हो जाने पर गांव के सभी लोग बहुत दुखी हुए। राजा के सैनिकों ने सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उस महल में सबका जाना बंद हो गया तो महल की इमारत की हालत बहुत खराब हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि भूपति वर्मा के परिवार के लोग भूत बन चुके हैं और उस इमारत में भटक रहे हैं। इस वजह से उस गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाने से कतराने लगा और तब से उन्होंने उस इमारत को भूतिया महल कहना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि हादसे में अचानक मौत हो जाने से वे लोग प्रेतात्मा बन गए हैं और उनकी आत्माएं अभी भी उस महल में डेरा जमाए हैं। एक दिन रात में एक भिखारी उस इमारत की सीढ़ियों पर सो गया। सुबह उसे खून की उल्टी की और मर गया। सब कहने लगे, इस बात में कोई शक नहीं कि उस महल में भूत रहते हैं जो भूपति के परिवार के सदस्य हैं, और उस भिखारी को भी उन भूतों ने ही मारा है। वे इस तरह चर्चा कर रहे थे। फिर बाद में गांव वालों ने उस गली में जाना ही बंद कर दिया। जब ऐसे सब चल रहा था, एक दिन विक्रम नाम का एक लड़का जो लगभग 25 साल का था, शाम के समय उस गली में गया और उसने गांव वालों से भूपति वर्मा के बारे में पूछा तो सभी गांव वालों ने उसे चौंक कर देखा। पता नहीं बाबू, तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम इस गांव में नए हो और उस भूतिया महल के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ अज्ञात डकैतों ने भूपति वर्मा के सभी परिवार वालों को मार दिया था। अच्छा, ये महल बंद क्यों है? उनकी संपत्ति की देखभाल अब कौन कर रहा है? विक्रम ने इस तरह पूछा। उस महल में भूपति वर्मा और उसके परिवार के लोग भूत बनकर घूम रहे हैं। भूतिया महल बन चुका है वो। उसने ऐसा कहा, लेकिन विक्रम एक जाबाज लड़का था और उसकी बात सुनकर जरा भी नहीं डरा। क्या आजकल भी कोई भूत वूत मानता है क्या? ये सब एक नाटक है। तुम सब बेवजह डर रहे हो। सुनो लड़के, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। हम सभी अपने अनुभव से तुम्हें बता रहे हैं। क्या तुम्हें हमारे कहे पर विश्वास नहीं है? उस भूतिया महल की तरफ मत जाना। तब विक्रम ने कहा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आज रात उस महल में जाऊंगा और उन भूतों को देखता हूँ। विक्रम ने ऐसा कहा तो कुछ लोगों ने उसकी निडरता के लिए उसकी प्रशंसा की। कुछ ने कहा कि वो खुद अपनी मौत को न्योता दे रहा है। जवान खून है तुम्हारा, उबाल मार रहा है। हम यही कहेंगे कि सावधान रहना। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। उस रात विक्रम महल में गया। उसने ताले को जोर से मारा। वो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन महल के बाकी सभी कमरे बंद थे। इसीलिए उसने महल के बीच के कमरे में अपना बिस्तर लगाया और सो गया। आधी रात में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पैरों की आवाज सुनाई दी। कुछ भयानक दिखने वाले चेहरे अंदर घुस गए और डरावनी आवाजें करने लगे, लेकिन विक्रम शांति से लेटा हुआ था। भूत ने लाल खून की विक्रम पर धारा बहा दी। उसके ऊपर पड़ी चादर खून से लाल हो गई, लेकिन विक्रम तब भी नहीं डरा। तब उन भूतों को गुस्सा आ गया। उन 4 भूतों ने जलती हुई मशालों के सामने आकर विक्रम को घेर लिया और अजीब अजीब तरह से उसके ऊपर चक्कर काटने लगे। विक्रम तुरंत उठ गया और उसके पास मौजूद चाकू से भूतों पर वार किया। वे वास्तव में भूत नहीं थे। वे भूपति वर्मा के शत्रु नाग वर्मा के रखे गुंडे थे। भूपति के परिवार को मारने के बाद
उन्होंने उस महल पर अपना कब्जा कर लिया था और ये अफवाह फैला दी थी कि उस महल में भूत हैं और उसे एक भूतिया महल करार दे दिया। अब वो भूतिया महल उसके सभी काले कारनामों और 2 नंबर की चीजों की जगह बन गया था। बाद में विक्रम ने नागवर्मा और उसके साथियों को राजा के सैनिकों को सौंप दिया। बाद में महाराज ने विक्रम के साहस की सराहना की और कहा, अरे साहसी और जाबाज आदमी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। महाराज ने उसकी इस तरह प्रशंसा की। महाराज, मैं भूपति वर्मा का नाती हूँ। जब मेरे परिवार के सभी सदस्यों का कत्लेआम हो रहा था, मैं आश्रम में शिक्षा ले रहा था। बहुत बात पता चला। विक्रम ने कहा, मुझे तुम्हारी दिलेरी बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित करता हूँ। महाराज ने कहा। विक्रम बहुत खुश था। महाराज, मेरा एक निवेदन है। इतने दिनों इस महल को भूतिया महल कहा जाता रहा। मैं इसे अपने दादा के नाम पर पुनर्वास केंद्र बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरों के लिए उपयोगी बने। महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और विक्रम के निर्णय को अपनी अनुमति दे दी। विनय 100 एकड़ जमीन का मालिक था, नंदनपुर गांव का। विनय बहुत ही दुष्ट दिमाग वाला इंसान था। उसे पैसों की बहुत भूख थी, इसीलिए जहाँ भी उसे खाली जमीन दिखती थी वो जाकर उसे कब्जा कर लेता था गैर कानूनी तरीके से। वो अपने पैसे और अपना नाम का इस्तेमाल करता था गरीबों के जमीन को हड़पने में और मानसिक यातनाएं देने में। वहाँ पर बहुत फसल भी होते थे जमीन पर जो कि गरीबों के थे, पर उन्हें वो आने तक नहीं देते थे। वहाँ पानी का स्रोत सिंचाई के लिए आस पड़ोस के जमीन पर उसकी जमीन होकर ही जाना था, पर विनय ने उन पाइपलाइंस को भी रोक दिया और दूसरों के जमीन तक पहुंचने नहीं दिया सिंचाई के लिए पानी। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जमीन तक पानी जाए तो तुम्हें अपने अनाजों का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। पर ये तो अन्याय है। आपने पहले ही हमारे खेत के कुछ हिस्से अपने लिए ले लिया, अब आप फसल का आधा हिस्सा मांग रहे हैं जो हम आधे जमीन में उगाएंगे। थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाइए और हमारी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। आपने अगर ऐसा किया तो हम सारे गांव वाले भूखे मर जाएंगे एक दिन। देखो, जो भी कहा उसका मतलब एक ही है। यही चारा है तुम लोगों के पास, क्योंकि मैं एक भला इंसान हूँ। तुम लोगों से पूरी जमीन नहीं मांग रहा हूँ। ये बात तुम लोगों को समझना चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और होता तो फिर वो तुम्हें उतना भी नहीं देता जितना कि मैंने दिया है, समझे? अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं फिर अपने से सिंचाई कर लो जाके। फिर किसी को भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की विनय के खिलाफ जाकर। बदकिस्मती से गांव के सारे लोग कुछ कर नहीं पाए और दुखी होकर घर वापस गए। फिर सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए। वीरेन जो कि एक किसान था, देखो, ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चलो कम से कम आधा फसल ही ले लेते हैं जमीन की सिंचाई के बदले। वीरेन का एक बेटा था रामू। वीरेन को पता था शिक्षा की कीमत क्या होती है। अपने बेटे को शिक्षित किया उसने ताकि उसकी तरह उसके बेटे की जिंदगी ना हो। रामू एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसीलिए वो उसी से जुड़ी पढ़ाई भी कर रहा था। वो बहुत बुद्धिमान था। जब रामू अपनी छुट्टियों में घर आया, वो चौंक गया देखकर अपने पिताजी और गांव वाले को, जिस तरह से वो खेती कर रहे थे। हमारे पिताजी इस तरह परेशान है कि वो हमारे सोने जैसे अन्न को नहीं बचा पा रहे हैं। हमें इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। हम सभी को मिलकर उस विनय को उचित शिक्षा देनी जरूरी है। रामू इस तरह की बातें सोच रहा था बिना रात दिन सोचे समझे। कुछ ही दिनों के अंदर उसे एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी। वो थी रोबोट मैन। रामू वैज्ञानिक बनने के लिए ही पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करता था नई चीजों को बनाने में। उसमें से एक चीज थी रोबोट मैन। यही सही तरीका है हमारी सारी परेशानियों से निकलने की। वो तुरंत जाके रोबोट मैन को ले आया। उसने अपने पिताजी को बुलाया और रोबोट मैन के बारे में सब कुछ बताया। पिताजी, इस रोबोट मैन को देखिए, यही आपको विनय के चुंगल से निकाल पाएगा। बेटा रामू, ये हमें कैसे विनय के चुंगल से निकाल सकता है? आपको बताता हूँ पिताजी। ये एक रोबोट मशीन है, पर ये इंसानों की तरह दिखता है। ये आसानी से कोई भी काम कर लेता है। अब मुझे इसे अपनी परेशानी के बारे में बताने दीजिए।
अगर हम मिलके एक बड़ा वाटर टैंक बनाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सारे गांव वाले उसके बातों पर सहमति भरे। फिर सभी लोग मिलकर एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाए और रामू को जाकर सौंप दिया। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे क्या हो रहा है देखने के लिए। रोबोट मैन रामू की सारी बातें सुन रहा था। रोबोट मैन जाके उस टैंक को तालाब में रख दिया। टैंक में पानी भर गया। फिर वो हवा में उड़ने लगा और जाकर सभी के जमीन पर पानी डालने लगा। वैसे 1 महीने का वक्त लगता है तब जाके सारे गांव वालों की सिंचाई हो पाती है, पर वो रोबोट 1 महीने का काम 1 दिन में ही कर लिया, वो भी अकेले, जो कि बहुत ही अद्भुत था। सभी लोग इससे बहुत खुश हुए। वो सभी गांव वालों को एक टैंक में डाला और उसमें भर के खेत ले गया। वो खेत की फसलों को खेती भी किया। इस तरह से उसने सारे काम बहुत जल्द खत्म कर दिए। विनय ये सारी चीजें देखकर रोते रोते कहने लगा, मेरी पूरी परिकल्पना उलट पुलट हो गई है इस रोबोट मैन की वजह से। इस गांव वालों को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। अब मैं अपने खेत में काम नहीं कर पाऊंगा और वो सब गांव वाले मुझसे डरेंगे भी नहीं। विनय को रोते हुए देखकर सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे उसके दुख में। उधर रामू के रोबोट मैन विनय के 100 एकड़ जमीन की सारी फसल जाके शहर में बेच दिया और सारे गांव वालों को उन पैसों का समान हिस्सा बांट दिया जिन्होंने अपनी फसल को विनय की वजह से खोया था। विनय ने जब देखा कि फसल वहां पर नहीं है तो वो रोने लगा और वो समझ गया कि ये सारी चीजें रामू के रोबोट मैन की वजह से हुआ है। फिर वो जाकर सभी से माफी मांगने लगा। मुझे मेरी गलती की वजह से माफ कर दो। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अब मेरे जो फसल है वो मुझे वापस कर दीजिए। भूखे मर जाऊंगा नहीं तो। ये सुनकर रामू कहने लगा, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, यही सजा है तुम्हारी। विनय के लाखों अनुरोध करने पर भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और खाली हाथ उसे वापस भेज दिया, ये कहकर कि वो अब तक जो किया उसकी सजा है। गांव के सभी ने रामू को सहायता करने के लिए धन्यवाद कहा और उसकी बुद्धि की बहुत तारीफ की। ये सुनकर वीरेन बहुत गर्व महसूस करने लगा।